नमस्ते हिमाचल। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं कपिल बरसांटा एक बार फिर से आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। ये आपका जो आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है आपका। मगर इस चैप्टर को सुनाने से पहले या बताने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, किफायती होने वाला है ये चैनल। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए हमेशा ही एक नया फैक्ट लेकर आते हैं। तो इस बार भी एक फैक्ट लेकर आए हैं, तो इसीलिए जुड़ते रहिए इस वीडियो में अंत तक। जी हां, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत ही फख्र की बात है कि सनातन धर्म जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है या फिर इससे भी पहले शुरू होता है। मगर आपको जानकर खुशी होगी कि आज से लगभग 4000 साल पहले भी सनातन धर्म और हमारी हिंदू सभ्यता जो है इस धरा पर थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज से पहले ये माना जाता था कि आर्यन सिविलाइजेशन ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, परंतु ये मिथक जो है बहुत जल्दी ही खत्म हो गया जब 1920, 21 और 22 में जो है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इन प्लेसेस की खोज की। जी बिल्कुल, ये वही प्लेसेस हैं जिसको कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, और साथ साथ कभी कभी इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस सिविलाइजेशन में क्या कुछ चेंजेस आए, क्या कुछ हुआ, कैसा कुछ हुआ। तो इस पूरे चैप्टर में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। जीवन की जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो जल जो है वो नदी घाटी के आसपास ही अवेलेबल हो सकता था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, दजला और फरात नदी के आसपास जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई थी, और नील नदी के आसपास जो है मिस्र की सभ्यता अस्तित्व में आई थी। तो इसी प्रकार से जो है हिंदुस्तान में, भारत में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु नदी के आसपास थी। आपको पता है सिंधु एक नदी है जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है और पंजाब से होती हुई जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो घाटी उस प्रदेश को कहा जाता है जो नदी तट पर स्थित हो और उस नदी का पानी जो है उसकी सिंचाई करता हो। इस प्रकार जो है सिंधु घाटी से अभिप्राय हुआ जो क्षेत्र सिंधु नदी के आसपास स्थित था और उसकी पानी से उसकी सिंचाई की जाती थी। सभ्यता का अर्थ होता है वहां के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन। अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता का अर्थ है वहां की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति कैसी थी जो सिंधु नदी के दोनों तटों पर निवास करते थे। प्रथम खोज कार्य में जो है हड़प्पा में जो है पूर्ण सभ्यता के प्रमाण मिले, इसीलिए इसे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। परंतु सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा समय था, कौन सा काल था या किन लोगों ने इस सभ्यता की खोज की। तो सबसे पहले जो जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग चार्ल्स मेसन जो है उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, उसमें इन्होंने इस सभ्यता का उल्लेख किया था। उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में दी थी, मगर असल में जो है 1856 के आसपास जो है पाकिस्तान के कराची और लाहौर के बीच में जो है एक रेलवे लाइन बनानी शुरू की गई थी। इसके लिए दो इंजीनियरों को यह कार्य सौंपा गया। ये दोनों भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। 1856 के आसपास इन दोनों भाइयों को जो है यह काम दिया गया। तो इन टीलों से जो है ईंटें निकाली गई, कुछ खोदा गया और ईंटें निकाली गई। तो इन ईंटों को जो है रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया, जो कराची से लाहौर के बीच में बनाया जा रहा था। उसमें जो ईंटों की आवश्यकता थी उसके लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो इन टीलों को खोदा गया। तो इन टीलों से जो है बहुत सारी ईंटें निकली और उससे जो है रेलवे ट्रैक बना दिया गया। इन्होंने काफी कुछ जानकारी, इन्हें ऐसा लगा कि यहां कोई सिविलाइजेशन थी, यहां कोई सभ्यता थी, परंतु हल्का सा अनुमान जरूर था कि ऐसा था, परंतु उसके लिए वो बिल्कुल श्योर नहीं थे। उन्होंने ज्यादातर अपने काम पर ही ध्यान दिया। अब इसके बाद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है कोशिश की, परंतु वो भी ज्यादा सफल नहीं हो पाए जितनी इन्होंने उम्मीद लगाई थी। मतलब उतनी सफलता इन्हें नहीं मिल पाई।
इन्हें उम्मीद काफी ज्यादा थी कि यहां से काफी कुछ मिल पाएगा, परंतु उन्हें भी ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिल पाई। परंतु सर जॉन मार्शल ने जो भारतीय पुरातत्व विभाग के मुखिया थे, इनके नेतृत्व में जो है इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य आरंभ हो गया था। और जो खुदाई करने वाले जो दो भारतीय थे जिनके पास जो है इसका नेतृत्व था, वो जो है राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे। इन दोनों ने जो है यहां पर जो है काम शुरू किया। कभी समय था जब यह विचार किया जाता था कि भारतीय सभ्यता जो है आर्य सभ्यता से ही आरंभ होती है, मतलब उससे पहले कोई सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती थी। परंतु कई इतिहासकारों ने तो यहां तक कहा कि जब से मुसलमानों का आगमन भारत में हुआ, उससे पहले इससे यहां कोई अस्तित्व था ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आगमन को ही जो है प्रारंभिक काल माना जा सकता है। परंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज ने जो है इन सभी विचारों को झुठला दिया। मिले स्मारकों और खंडरों ने यह साबित कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वैदिक काल से भी काफी पुरानी सभ्यता थी। काल क्रम की बात करें तो ये कौन से काल में प्रफुल्लित हुई होगी, तो इतिहासकारों में काफी ज्यादा मतभेद हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग तरह के विचार रखे गए। मैंने आपको पहले भी बताया था या फिर अब बताता चलूं कि इस काल में जो है रिटन एविडेंस हमें नहीं अवेलेबल हो पाए हैं। मतलब रिटन एविडेंस अवेलेबल हुए हैं, परंतु अभी तक इतिहासकार उसे पढ़ने में पूरे सफल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए जो है उस समय के उसमें जो है थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है। तो मगर सबसे ऑथेंटिक अगर चीजें देखी जाए उस समय की, तो कार्बन 14 विधि जो है वही है। मगर जॉन मार्शल कहते हैं कि 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी के आसपास का जो पीरियड था वही इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था। इसीलिए जो अलग अलग काल इसके बताए गए हैं, परंतु कार्बन 14 एक विधि है। मैंने आपको बताया कार्बन 14 विधि जो है उससे कार्बन के माध्यम से यह स्टडी किया जाता है कि यह काल जो है कौन से समय के आसपास था। मतलब उसकी जो है प्रमाणिक डेट जो मानी जाती है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास की है। इस समय के आसपास जो है ये सभ्यता प्रफुल्लित हुई थी। कितनी अचंभे की बात है, या कितनी इतनी पुरानी सभ्यता जो है हमें जो है पता नहीं था इस बारे में। जब तक 1921-22 में हमें पता नहीं चला, तो अभी तक हमें कोई पता नहीं था। बहुत से लोगों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। पहले इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। सिंधु एक नदी है और इसके आसपास का एरिया जो है वो उसके आसपास जो सभ्यता प्रफुल्लित हुई, बस उसी को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। दूसरा जो नाम दिया गया, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हड़प्पा एक नगर है जो सबसे पहले खोजा गया स्थान था। 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा था। इसीलिए इसी के नाम से इसे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी और सभी बर्तनों औजारों में जो है इसी कांसे को यूज किया जाता था। इसीलिए इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये कहां कहां फैला हुआ था मैं आपको बताता चलूंगा। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में, 3 देशों में लगभग फैला हुआ था। अफगानिस्तान में इसके खोजे गए स्थल जो है 2 हैं। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल हैं, और जो मुख्य मेन स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है पाकिस्तान में है। और भारत में जो है इसके 900 स्थान जो है खोजे गए हैं, और सबसे ज्यादा जो है गुजरात में मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं उससे पता चला है कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत विशाल नगर थे, और इन नगरों का निर्माण जो है निश्चित योजना के अनुसार बना था। मैं आपको बताता चलूं, निश्चित योजना के अनुसार मतलब इसका जो प्लान बनाया गया था बड़ा सही तरीके से बनाया गया था। मतलब आप लोगों ने सुना होगा चंडीगढ़ एक शहर है, बहुत हिमाचल के बिल्कुल नजदीक में है, पंजाब में। तो उसका जो नक्शा बनाया गया था ली कार्बूजिए ने बनाया था।
एक मैप जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो ली कार्बूजिए ने बनाया था। तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। पंडित नेहरू ने उन्हें बताया था कि आपको जो है एक अच्छा सा मैप बनाना है या फिर एक इस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि एक अच्छा शहर बन जाए, एक अच्छे शहर की बुनियाद रखी जाए, ताकि जो है सारी सुविधाएं वहां पर जो है उसका ख्याल रखा जाए, ऐसा नक्शा बनाया जाए। और ऐसा नक्शा बनाया गया और ली कार्बूजिए ने जो है चंडीगढ़ का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये 1965 से पहले की बात है, क्योंकि 1965 में तो ली कार्बूजिए की मृत्यु भी हो चुकी थी, तो उससे पहले की बात है। तो यू कांट इमेजिन कि हम अभी बात कर रहे हैं 1965 से पहले की, मगर इससे 4000 पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक नगर टाउन प्लानिंग जो थी वो बहुत अव्वल दर्जे की थी। अगर हम नागरिक प्रबंध की बात करें, उनके नालियों के सिस्टम की बात करें, ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ वाटर, या फिर किसी और सिस्टम की बात करें, तो मतलब बड़े हैरान हो जाते हैं कि 4000 साल पहले भी ऐसा था। अगर नगरों की हम बात करें, नगरों को जो है आयताकार बसाया गया था। बाढ़ से बचाव के लिए जो बांध बनाए जाते थे, और सड़कें जो काफी खुली और चौड़ी हुआ करती थी। कई सड़कें तो इतनी चौड़ी हुआ करती थी कि वो 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें जो है एक ही बार में कई गाड़ियां निकल सकती थी। ये सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और मैके का विचार है कि इन सड़कों की बनावटें ऐसी थी कि हवा चलने से ये सड़कें अपने आप ही साफ हो जाया करती थी, और इन सड़कों के दोनों तरफ जो है छायादार वृक्ष होते थे। इन सड़कों से जो है छोटी छोटी गलियां निकलती थी, और गलियां जो है आगे जाकर जो मोहल्लों में निकल जाती थी। गलियां जो है 12 फुट तक चौड़ी होती थी। मतलब इतना अच्छा सिस्टम, इस प्रकार का शहर एक अस्तित्व में था, और वो भी 4000 साल पहले। इनके नालियों की रूपरेखा की अगर मैं बात करें, नालियां जो है गंदे पानियों की निकासी के लिए जो है उत्तम प्रबंध किया गया था। उन लोगों का जो है गंदे पानी की निकासी के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था कि अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर ऐसा प्रबंध नहीं था। उनसे भी उत्तम प्रबंध जो है आज से 4000 साल पहले हुआ था। ये नालियां जो है खड़िया और चूनी मिट्टी से बनी होती थी। गंदे पानी की निकासी हेतु जो है नालियां खुली होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, परंतु इसको खोलने का भी सिस्टम होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जो उन ईंटों को खोला जा सकता था और इन नालियों को साफ किया जा सकता था। घरों से छोटी छोटी नालियां जो है एक बड़ी नाली में आकर मिल जाती थी, और बड़ी नाली जो है बाहर, शहर से बाहर जाकर सोखते गड्ढे में जाकर पानी को वहां पर फेंकती थी, और वो सोखता गड्ढे जो है उन पानी को सोख देते थे। कहने का मतलब है कि नालियों का इतना उचित प्रबंध करें। सड़कों की बात करें या भवनों की बात करें तो सड़कों के दोनों ओर जो है भवन बने होते थे। कोई भी भवन सड़क के बिल्कुल नजदीक नहीं होता था। पक्की ईंटों और गारे की मदद से बनाया गया था। पत्थर का प्रयोग कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसका मतलब कि वहां पर ईंटें हुआ करती थी, पकी हुई ईंटें हुआ करती थी। खुदाई में से कुछ ऐसे भी मकान मिले हैं जिसमें 2 ही मंजिलें हैं, परंतु कुछ ऐसे भी मकान हैं जो कि महल नुमा है, बड़े हैं। कई मंजिलों के हुआ करते थे जो अमीरों के घर हुआ करते थे। घरों में जो है रसोई घर, गुसलखाना और सुंदर दरवाजे और खिड़कियां हुआ करते थे। हवाओं के लिए जो है रोशनदान हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो है स्नान करने के लिए जो है सरलता रहती थी कि घर के पास जो है बाथरूम बनाया जाता था, और कुएं जो है हर घर में हुआ करते थे। क्योंकि सिंधु घाटी के लोग भी जो है लगभग दिन में 4-4 बार नहाया करते थे। एक स्नान घर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जो सार्वजनिक था। 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा था। इसकी बाहरी दीवारें जो है 8 फुट मोटी थी, और इसके मध्य जो है एक तालाब था जिसको स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, जो कि 39 फुट लंबा था और 23 फुट चौड़ा है। 8 फुट गहरा था ये। तालाब में आने जाने के लिए जो है सीढ़ियां बनाई गई थी। तालाब का फर्श जो है पक्की ईंटों से बना हुआ था, और तालाब के चारों तरफ जो है बरामदे और उसके पीछे जो है कुछ कमरे भी बने हुए थे। तो इस प्रकार से जो है हम बता सकते हैं कि तालाब के साथ भी जो है कुआं भी था, जिससे जो है स्वच्छ पानी इसमें भरा जाता था।
पानी का उचित प्रबंध और इसकी निकासी का भी उचित प्रबंध जाता था। तो इससे पता चलता है, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है ज्यादातर धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों के समय ही शायद इसको प्रयोग किया जाता था। एक विशाल गोदाम भी मिला जो बहुत बड़ा भवन है और कहा जाता है ये सरकारी भवन होगा क्योंकि सरकार इसमें जो है अनाज को रखती होगी, मतलब टैक्स के रूप में जो अनाज इकट्ठा होता था उसे शायद इस अन्नागार में रखा जाता था। मतलब बीच में बहुत स्पेस खाली छोड़ा गया है शायद इसलिए कि ताकि बैलगाड़ियां जो है अनाज लेकर आ जा सके। ये मृतकों का संस्कार कैसे करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वहां से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि ये जो है मुर्दों को जमीन में गाड़कर दफना देते थे, या फिर दूसरा जो है मुर्दों को जला देते थे और जलाने के बाद जो है राख हड्डियां जो मिलती थी उसको जो है एक हांडी में इकट्ठी करके जो है उसको दबा दिया जाता था, या फिर मुर्दों को जो है खुले में रखा जाता था और जब पक्षी उसके शरीर को खत्म कर दे खाकर तो उसके बाद जो है इसका संस्कार कर दिया जाता था। इनकी आर्थिकी जो है अगर बात करें तो ये टोटली जो है कृषि पर डिपेंडेंट थे, कृषि पर ही इनका पूरा दारोमदार था। कारण ये था क्योंकि ये सिंधु नदी जो है अपने साथ काफी सिल्ट लेकर आती थी, वो जमीन जो है काफी फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती थी, मगर फिर भी कुछ साक्ष्यों से हमें पता चला है कि ये लोग जो है पशुपालन भी किया करते थे और अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए जो है पशुओं को भी पाला करते थे, उनका यूज किया करते थे। शिकारी भी ये लोग थे, ये मांसाहारी थे, अंडे खाते थे, मछली और मांस का भी प्रयोग किया करते थे। जानवरों के मांस खाने के पश्चात उसकी खाल को जो है कई तरह से अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे उस समय के लोग जो है छोटे और बड़े प्रकार के जो है बाट भी यूज किया करते थे। बट्टे जो है वेट के लिए यूज किया जाता है, जिसको जो है नापतोल के लिए यूज किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में इतिहास गवाह है कि नदी घाटियों ने जो है विश्व इतिहास में जो है नदी घाटियों ने ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका कारण यह है कि मानवीय जीवन की आवश्यक वस्तु, जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो जल है। सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बड़े फक्र की बात है कि सनातन संस्कृति जो है उस समय भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। बाकी धर्म जो है उस समय भविष्य के गर्भ में थे, मतलब दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं था, मगर हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है उस समय अस्तित्व में था। अगर हम बात करें उस समय के धर्म की 4000 साल पहले के बाद, तो उस समय जो है ये जरूर है, ये बात जरूर है कि उस समय जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से जो है हमें कोई भी मंदिर नहीं मिला है, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु उस समय के लोग जो है मूर्ति पूजा किया करते थे। वो जो है शिवलिंग की पूजा किया करते थे और इनकी अधिकांश मूर्तियां जो है मेसोपोटामिया से मिली है। खुदाई से एक मोहर मिली है जिसमें एक योगी की तस्वीर है और उस योगी वो जो है उसके सर पर त्रिशूल है। उससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह जो है योगी कोई और नहीं, जो है पशुपति भगवान शंकर ही है। उस समय पशुओं की भी पूजा की जाती थी। कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसमें पशुओं के चित्र अंकित हैं और जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है पशुओं की भी पूजा किया करते थे। इनमें कुछ काल्पनिक पशु हुआ करते थे जिसमें जो है अर्ध मानव और अर्ध पशु होते थे। मतलब धड़ जो है पूरा जानवरों का होता था और मुंह जो है इंसान का होता था, या फिर मुंह जो है किसी शेर का होता था, धड़ जो है इंसान का होता था। ये कुछ काल्पनिक पशु थे, जैसे नरसिंह भगवान आप देखते हैं। उस समय जो है सर्प की भी पूजा की जाती थी, पानी की पूजा की जाती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, सूर्य की भी पूजा की जाती थी। और इनकी पूजा की विधि जो है लगभग आज की तरह ही है जैसे हम आज के समय में किया करते हैं। उस समय का जो है अग्निकुंड मिला है, उससे पता चलता है कि उस समय हवन आदि किए जाते थे। पशु बलि का एक साक्ष्य मिले हैं कि उससे लगता है कि उस समय जो है मृतकों के साथ जो है बकरों के पिंजर भी मिले हैं, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जो है पशु बलि दी जाती थी। ये लोग जादू टोने में भी काफी विश्वास करते थे, क्योंकि खुदाई से जो है बहुत सारे ताबीज इतिहासकारों को मिले हैं, जिससे अनुमान लगता है कि ये अंधविश्वासी लोग थे। तो इस प्रकार से पक्षियों की भी पूजा होती थी और इससे ये पता चलता है कि इन लोगों का धर्म जो है काफी विकसित था और ये जो है हिंदू धर्म के लिए महान देन है। देवी माता, पशुओं, पक्षियों आदि की पूजा की जाती थी।
ये जो है आज भी विद्यमान है। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि अभी भी वही उसी समय की पद्धति जो है आज भी प्रमुख खोजे गए स्थल है। उनमें मैं आपको बताता चलूं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, चंडीगढ़, कोटला, निहंगखा, सूरत, संगोल, इस तरह से जो है काफी से प्लेसेस जो है खोजे गए थे। अफगानिस्तान में 2 हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, और पाकिस्तान में 500 प्लेसेस मिले हैं, और भारत में जो है 900 मिले हैं, और उन स्थानों में जो है ज्यादातर जो है भारत के जो है गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में लाहौर से लगभग 100 मील दूरी पर हड़प्पा में स्थित है। यह नगर मिनकुमेरी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ 1921 ईस्वी में जो है खुदाई से इसकी अवशेष मिले थे। इसीलिए हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है दूसरा खोजा गया स्थल था, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि खुदाई करते हुए यहां से जो है 7 परतें मिली हैं, और इससे पता चलता है कि यह प्रांत जो है 7 बार बसा होगा, 7 बार उजड़ा होगा। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने जो है इस जगह की खुदाई की थी, और वो जो है जो खुदाई करवा रहे थे वहां पर उन्हें जो है इसके इस प्राचीन सभ्यता के जो है साक्ष्य या फिर इसके मिलते जुलते अवशेष जो है उन्हें मिले थे। इस सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है निरंतर प्रवाह जो है चलता रहा। जैसे इस किसी भी सदी का कभी पूर्णतः अंत नहीं होता, आगामी सभ्यता जो है उसको जरूर उसके कुछ ना कुछ अंश ग्रहण करती है। किसी सभ्यता का अंत होने पर भी उस सभ्यता का जो है निरंतर प्रवाह होता रहता है। इस सभ्यता के पश्चात आर्य सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, यहां तक के आधुनिक सभ्यता के जनजीवन में भी सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रवाह के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भारत की नगर योजना, मूर्तियों के बारे में, धर्म, सामाजिक व आर्थिक जीवन, इन किसी भी चीज के बारे में अगर बात करें तो आज भी आधुनिक जीवन में जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। उनकी देवी माता की पूजा और लिंग योनि की पूजा जो है शिवलिंग के रूप में आज भी विद्यमान है, आज भी की जाती है। और बहुत से धार्मिक अंधविश्वास जो कि वृक्षों की पूजा, वायु की पूजा, जल देवता की पूजा, वह इस तरह के वो जो है आज भी चल रहे हैं। तो इसीलिए जो है इस सभ्यता का निरंतर प्रवाह जो है आज भी जारी है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत जो है कैसे हो गया। जो अब साक्ष्य मिले हैं वो जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन की कहानी बताते हैं। इसके बारे में बहुत से लॉजिक दिए जाते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसा हुआ, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी सभ्यता है, इसका अंत कैसे हुआ। मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता कि 4000 पहले जो है इतनी अच्छी सभ्यता थी और उसका अंत हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कल्पना की जाती है कि भौगोलिक परिस्थितियां बदलने के कारण जो है इस सभ्यता का अंत हुआ। भी कहा जाता है कि दीर्घकालीन महामारी के कारण, मतलब लंबे समय तक चली यहां पर कोई महामारी के कारण जो है इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ का कहना है कि संभवतः सिंधु घाटी के लोगों का विनाश जो है राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के कारण हुआ। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि यहां पर आर्यों के लगातार आक्रमणों के कारण शायद इस सभ्यता का अंत हुआ हो। मतलब जो पहले ही पतन की ओर बढ़ रही थी सभ्यता, उसका अंत आर्यों के आगमन के कारण हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत धन संपदा थी। इसीलिए माना जा सकता है कि आर्यंस ने जब इन्वेडर्स ने जब यहां आक्रमण किए होंगे तो फिर शायद इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। खुदाई में जो है इकट्ठे जो है स्त्री और पुरुषों के इकट्ठे शव भी मिले हैं, तो मतलब माना जा सकता है कि शायद आक्रमण भी हुआ होगा। परंतु यह माना जाता है कि एक कारण तो इसका नहीं हो सकता, बहुत से कारण थे। तो मतलब इस काल को ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति के लिए जो है गर्व का विषय है। इतनी बड़ी संस्कृति और इतनी बड़ी सभ्यता जो है, क्या महामारी के कारण या फिर आग लगने के कारण सब इस सभ्यता का अंत हुआ होगा? ऐसे बहुत से लॉजिक दिए गए हैं। तो लगभग 1750 के आसपास जो है 1750 बीसी, मतलब ईस्वी पूर्व के आसपास जो है इस सभ्यता का अंत हो गया।
जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया था, परंतु कुछ कहते हैं कि वर्षा की कमी के कारण शायद इसका अंत हो गया होगा, क्योंकि काफी समय से यहां पर जो है इस क्षेत्र में जो है वर्षा नहीं हुई होगी, तो ये जो है मरुस्थल में बदल गए होंगे, तो शायद इसीलिए बहुत से लोग यहां से पलायन कर गए होंगे। उस समय घोड़े की खोज नहीं हुई थी, उस समय के लोगों को जो है घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परंतु उस समय जो है जो जानवर अस्तित्व में थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। उस समय का जीवन, रहन सहन, उनकी कार्य विधियां या फिर उनकी धार्मिक रुचियों के बारे में अगर बात करें तो आज भी उसकी झलक जो है हमारी संस्कृति में नजर आती है। तो चलिए बात करते हैं आज के फैक्ट की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर वीडियो में एक फैक्ट लेकर आता हूं, तो इस बार का फैक्ट है कोयल गाती नहीं है। मतलब नर कोयल गाता है, मादा कोयल गाती नहीं है। हमने अक्सर सुना है कि कोयल गाती है, बहुत मीठा गाती है, परंतु कोयल नहीं गाती है, मादा कोयल नहीं गाती और नर कोयल गाता है, या कोयल या कोकिल। इसका जो है आपको मैं फैक्ट बताऊं कि ये कोयल जो है, नर कोयल जो है नीलापन लिए हुए थोड़ा काला सा होता है, और मादा कोयल जो है तीतर की तरह धब्बेदार और चितकबरी होती है। कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाते। ये दूसरे पक्षियों, खास तौर पे कौवे के घोंसले से उससे अंडे को नीचे गिराकर जो है अपना अंडा वहां पर रख देते हैं, और बाद में जो है उससे कोयल जो है, कोयल का बच्चा ही निकलता है। तो ज्यादातर ये कौवे, वैसे तो और पक्षियों को भी रखते हैं, पर ज्यादातर ये कौवे के घोंसले में ही रखते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने जाना कि नर कोयल ही गाता है, मतलब मादा कोयल नहीं गाती। तो इसलिए आज के बाद आप कहेंगे कि कोयल गाता है, कोयल गाती नहीं, कोयल गाता है, मतलब नर कोयल गाता है। तो आपने जाना हमारे चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब करें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।